जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज जो हमारी क्लास 17 रहने वाली है, जिसमें पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर और शिक्षण की जो विधियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। यदि इससे पहले आपने क्लासेस नहीं ली हैं, तो ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। ईवीएस से संबंधित हो, चाहे हिंदी से संबंधित हो, चाहे आपसे मैथ से संबंधित हो, सीडीएफ से संबंधित होंगी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, आगे देखते हैं। शिक्षण के स्तर और शिक्षण की विधियाँ जो हैं, उनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण के स्तर। देखिए, बात करें शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? 3 होते हैं शिक्षण के स्तर जो होते हैं, 3 होते हैं। इसमें सबसे पहला आएगा स्मृति स्तर और दूसरा आएगा समझ स्तर और चिंतन स्तर। सबसे पहले बात करते हैं स्मृति स्तर की। अ, ये जॉन हॉर्बर्ट एफ हॉर्बर्ट द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा गया था? जॉन एफ हॉर्बर्ट के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये कहाँ पर यूज़ होता है? हमारा प्राथमिक शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा होती है, यानी कि प्राइमरी में जो बच्चे होते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कहीं न कहीं। उनके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। चलिए आगे समझते हैं। स्मृति स्तर पर शिक्षण छात्रों की जो तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं जो बच्चों के लिए, और सूचनाओं, जो उन्हें सूचनाएँ दी जाती हैं, को प्रभावी ढंग से याद करने में मदद करता है। यानी किसमें करता है? याद करने, बच्चा इसमें याद करता है, जैसे कि पहाड़ याद करना या फिर अ, ए पे अनार आ से आम या फिर एबीसीडी, उनको लर्न करता है। याद करने के बेस पर ये रहता है बच्चे के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये छोटी कक्षाओं के लिए होता है, यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए होता है, जो प्राइमरी कक्षाएँ होती हैं उनके लिए होता है। वहीं पर ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से कार्य करता है ये। आगे देखते हैं हम। इसमें रटने पर बल दिया जाता है। देखिए, इसमें रटने पे बल दिया जाता है बच्चों को, कहीं न कहीं उन्हें रटने पर बल दिया जाता है, याद करने पे दिया जाता है कि जितना ज़्यादा आप याद करोगे, जितना आप ज़्यादा लर्न करोगे, उतने ज़्यादा सीखोगे। जितना आप ज़्यादा कार्य करोगे, लर्न करोगे, उतने ज़्यादा सीखोगे आप। चलिए, आगे समझते हैं। इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता ये। चलिए आगे समझते हैं। अब देखते हैं दूसरा स्तर, समझ का स्तर। समझ का स्तर क्या है? सीखने की प्रगति, यानी जो हमारे जो सीखने की प्रगति, हमारे जो सीखने में बढ़ोतरी करता है, कहीं न कहीं हमारे जो सीखने में अ, इज़ाफ़ा करता है, हमारे सीखने में कहीं न कहीं और बढ़ोतरी करता है ये। यह किसी व्यक्ति की पढ़ी गई जानकारी, यानी जो उनके द्वारा जो पढ़ाई गई जानकारी है, यह समझने और संसाधित करने की क्षमता होती है। यानी कि इसमें समझ के द्वारा पढ़ा जाता है। बच्चों को कहीं न कहीं उन्हें समझाकर, उन्हें तथ्यों को जोड़कर और जो सूचना है उनको भी जोड़कर, कहीं न कहीं उनके द्वारा समझाया जाता है बच्चों को। उन बच्चों की जो समझ को विकसित किया जाता है इसमें टीचर के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। यह स्मृति स्तर से कुछ उच्च होता है, यानी कि जो स्मृति स्तर है, जो याद करने वाला होता है, जो स्मृति स्तर उससे कहीं उच्च होता है ये। कहीं न कहीं इससे ज़्यादा अच्छा होता है, ये इफ़ेक्टिव होता है बच्चों के लिए। चलिए आगे देखते हैं तीसरा स्तर, चिंतन का स्तर। किसी समस्या का समाधान करना ही होता है, यानी कि किसी समस्या का समाधान करना होता है। कोई भी समस्या आएगी आपके सामने, चाहे वो प्राइमरी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके जीवन से संबंधित हो, चाहे वो आपकी शिक्षा से संबंधित हो। तो कोई न कोई जो समस्याएँ आएँगी, उनसे रिलेटेड होता है और उनका निवारण करना होता है। यह शिक्षण का सर्वोत्तम स्तर है। यानी जो शिक्षण का जो स्तर है, इन टीचिंग का जो सर्वोत्तम स्तर होता है, जो हम जो टीचिंग करते हैं, उसका ही सर्वोच्चम सर्वोत्तम स्तर होता है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अपनी अभिव्यक्ति, यानी कि जो वो कहता है, उसके जो मन में विचार चलते रहते हैं, उसकी धारणाएँ, क्या वो अपनी धारणाएँ बना रहा है मन में, किस प्रकार से वो कार्य करेगा, प्राइमरी में किस प्रकार से वो सोचेगा, समझेगा, विचार लाएगा अपने में। मान्यताओं तथा ज्ञान के अनुसार समस्या का समाधान करता है। देखिए, उसके अंदर जो ज्ञान आ गया टीचर के द्वारा, या फिर उसने करके सीखा अपने द्वारा या टीचर के द्वारा, तो उसमें जो ज्ञान आ गया, समझ आ गई है, और जहाँ कहीं कहीं भी वो विकसित हो गई, उसकी भाषा विकसित हो गई है, तो उसके द्वारा ही ये क्या करता है, विचार और तर्क करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करता है। क्या करता है? नवीन ज्ञान की खोज करता है, विचार और तर्क करते हुए। कहीं न कहीं तर्क शक्ति की क्षमता बढ़ती है इसमें। तो वही कहीं न कहीं वो विचार जो उसके दिमाग में जो उत्पन्न होते हैं, उसके द्वारा वो समस्याओं का समाधान करता है। चलिए, ये कहाँ पर होता है? ये उच्च स्तर होता है, सबसे उच्च स्तर होता है ये वाला जो होता है चिंतन स्तर, सबसे उच्च स्तर होता है। चलिए आगे समझते हैं। अब देखते हैं शिक्षण की विधियाँ। देखिए, बात करें शिक्षण की विधियों की, टीचिंग मेथड जो होते हैं, समस्या समाधान विधि। सबसे पहले समझते हैं हम समस्या समाधान विधि को। ये कहीं न कहीं एक समस्या होती है, जो इसका जो समाधान है वो बच्चे को करना होता है। जिसका जो समाधान करना होता है, बच्चों को एक समस्या दे देता है टीचर कि इस समस्या का आप समाधान करें। तो बच्चा उसके बारे में सोचता है, चिंतन करता है, तर्क करता है। उसकी कहीं न कहीं सोच जागृत होती है, तर्क उसके बहुत जागृत होते हैं उस टाइम। तो वो उन पर चिंतन करके उन समस्याओं का समाधान करता है। जैसे किसी भी तरह की समस्या को हल करने के लिए, कोई भी समस्या हो, किसी तरह की भी हो, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे बच्चे के शिक्षण से संबंधित हो, चाहे उसके निजी जीवन से संबंधित हो। तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है ये? एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। किसी भी तरह की समस्या को हल करने के लिए एक ये व्यवस्थित प्रक्रिया है। ठीक है?
एक रणनीति ढाँचा यानी कि एक रणनीति ढाँचा है जो विश्लेषण यानी कि बच्चों का जो विश्लेषण करता है, विश्लेषण क्या यानी कि टुकड़ों में तोड़-तोड़ कर छोटे-छोटे भागों में तोड़-तोड़ कर उन्हें अलग करके उसमें समझने में अच्छा रहता है उसके लिए बच्चे के लिए। रचनात्मक रचनात्मक करता है मतलब कहीं न कहीं क्रिएटिव होता है इसमें, विचार मंथन करता है, ठीक है? आगे समझते हैं सावधानीपूर्वक योजना को बढ़ावा देता है, यानी सावधानीपूर्वक ये योजना को बढ़ावा देता है, उन योजनाओं पर चलता है जिससे बच्चा जो समस्या समाधान कर सके। आगे देखते हैं इनके कुछ पॉइंट है समस्या समाधान के क्या-क्या होते हैं, जैसे कि समस्याओं को चुनना। सबसे पहला जब बच्चे के सामने समस्या को चुनेगा वो, कि किस प्रकार की समस्या आएगी तो उसे चुनेगा वो। उसके बाद ये अगर समस्या के कारण पता करेगा कि कैसे-कैसे इस मतलब समस्या को हम हल हल कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका निवारण कर सकते हैं। आगे देखें, समस्या से जुड़ी जानकारी, यानी अब वो समस्या से जुड़ी हुई जानकारी ले रहा है कि किस प्रकार से हम उस जानकारी को लेके उस पर अप्लाई कर सकते हैं और उसे सही से हम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, समस्या का समाधान। यहाँ पर वो समस्या का समाधान कर देता है कि समस्या को अभी तक हम जो तथ्य लिए हैं, जो हमने चुनी है और जो हमने उसके बारे में जानकारी निकाली, जो हमने उसके बारे में सूचनाएँ निकाली, वो सही है या नहीं है, तो उसके बाद वो समाधान कर देता है। समाधान तक पहुँच जाता है, तर्क कर कर वो चिंतन कर कर और अपने विचारों को सही से अप्लाई कर कर और उसमें सही से ढंग से कार्य कर कर तो वो समस्या का समाधान कर देता है यहाँ पर। अच्छा, समस्या का व्यावहारिक रूप में प्रयोग, यानी कि अब वो क्या कर रहा है, वो समस्या को व्यावहारिक जीवन में जैसे कि आप जीवन दिनचर्या कार्य करते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं वो समस्याओं का समाधान कर रहा है। जब बच्चा विद्यालय में रहेगा या फिर समाज में रहेगा या अपने परिवार में रहेगा, तो वो उन समस्याओं का व्यावहारिक रूप में यानी कि अपने जो जीवन के आस-पास जो चल रहा है, उनके रूप में वो उसका प्रयोग करेगा, उसका समाधान करेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं आगमन विधि की। आगमन विधि क्या होती है? इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि के जनक जो अरस्तू है, कौन है? अरस्तू इनके जनक हैं। इसमें विशिष्ट अनुभव यानी कि बच्चा जो पहले से अनुभव प्राप्त कर रहा है विशिष्ट प्रकार के उदाहरणों के ज़रिए सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। यानी कि इसमें सबसे पहले बच्चों को क्या दिया जाता है? विशिष्ट अनुभव यानी कि जो पहले से उसे अनुभव हो रहे हैं, अनुभव दिए जा रहे हैं विशिष्ट प्रकार के और उदाहरणों के ज़रिए यानी कि उदाहरणों के ज़रिए उनसे बच्चों को समझाया जाए। बच्चों को पहले क्या दिए जा रहे हैं? उदाहरण दिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम्पल दिए जा रहे हैं, जिससे कि बच्चा उसे जल्दी से समझ सके और बच्चों के लिए वो इतना इफ़ेक्टिव हो सके मेथड। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें विश्लेषण प्रणाली इसे विश्लेषण प्रणाली भी कहते हैं क्योंकि इसमें कहीं न कहीं जो तोड़-तोड़ के सिखाया जाता है बच्चों को, उदाहरण के रूप में तोड़-तोड़ के सिखाया जाता है छोटे-छोटे रूप में, जिससे जो शिक्षण जो है इफ़ेक्टिव बन सके, काफ़ी प्रभावशाली बन सके। आइए बात करते हैं आगे। छात्र अधिक सक्रिय होकर सरल संपत्तियों यानी कि जो कॉन्सेप्ट हैं बच्चों की मदद से नया ज्ञान हासिल करते हैं। यानी कि अधिक सक्रिय हो गए बच्चे यहाँ पे अधिक सक्रिय होते हैं जब उन्हें समझ में आता है उदाहरण के ज़रिए उनके जो वातावरण के द्वारा है उसके उदाहरण दे रहे हैं जैसे कि यदि उन्हें पत्तियों के बारे में बताना हो, पेड़-पौधों के बारे में बताना हो, तो उनके सबसे पहले उनके पेड़ों के बारे में जानेंगे, चिड़ियाओं के बारे में जब बताना हो, तो सबसे पहले उन्हें पेड़ के बारे में बताएँगे। फिर उसकी जो पेड़ की जो अंदर की जानकारियाँ हैं, उनके बारे में बताएँगे। जैसे कि जो फूल-फूल, पत्तियों, क्लोरोफिल की ठीक है, आगे देखते हैं हम। यह विधि बालकों में नवीन ज्ञान यानी कि बच्चों में जो नवीन ज्ञान और तथ्यों को खोजने में सदैव प्रेरित करती है। यानी कि बच्चा यहाँ पे नवीन ज्ञान प्राप्त करता है और तथ्यों को खोजता है यानी कि फैक्टों को खोजता है। जब आप उसको उदाहरण उसके जीवन से संबंधित दिखाएँगे, तो कहीं न कहीं उन फैक्ट को जाके घर पे जाके वो चाहे फिर वातावरण में जाके वो उन्हें खोजेगा वहाँ पर और उनका खुद ही नवीन ज्ञान करेगा, खुद ही इन पे रिसर्च करेगा। देखिए, अब इस बात कर लेते हैं इसे क्या-क्या कहते हैं। देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसे कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसे कहते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर या इसे कह देते हैं आप उदाहरण से नियम की ओर। यानी कि पहले उदाहरण बताए जा रहे हैं, फिर नियम। यानी कि पहले विशिष्ट विशिष्ट चीज़ें बताई जा रही हैं, जो उनके समझ में आए, फिर उसे सामान्य चीज़ बताई जा रही है। देखिए, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी कि पहले उसे जो ज्ञात हो सके, उसे जल्दी से समझ सके जिसे, तो उसे पहले ज्ञात चीज़ बता रही है, फिर उसे अज्ञात चीज़ बताई जाएँगी। देखिए, मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कि पहले उसे प्रत्यक्ष जा रही है यानी कि वो देख सके, समझ सके, इसके पेड़ दिखा दिए। फिर उसे धीरे-धीरे उसे मतलब कि पेड़-पत्तियों के बारे में बताएँगे, कैसे बनती है, मतलब कैसे उनका भोजन होता है, तो उसके बारे में बताएँगे। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर यानी प्रत्यक्ष जो सामने देख सके बच्चा कहीं न कहीं जो सामने देख सके और उसका निवारण कर सके और उसके उदाहरण देख सके। चलिए, आगे बात करते हैं, निगमनात्मक विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड। देखिए, निगमनात्मक विधि के जनक कौन है? अरस्तु तो इनके जनक भी सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की प्रक्रिया यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाने की प्रक्रिया है।
ये एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक नियम या परिभाषाएँ बताकर उन्हें उदाहरण के ज़रिए समझाता है। यानी इसमें पहले बच्चा क्या क्या कर रहा है शिक्षक? शिक्षक जो कर रहा है पहले उदाहरण बता रहा है बच्चों को, सॉरी नियम बता रहा है पहले बच्चों को। पहले उन्हें रूल बताएगा, रूल एंड रेगुलेशन बताएगा, फिर उसके बाद उनका उदाहरण प्रस्तुत करेगा। जिस प्रकार के आप पहले नाउन की परिभाषा देते हैं, प्रोनाउन की परिभाषा दे देते हैं, फिर उसके उदाहरण बताते हैं। तो इस प्रकार ही इसमें इसमें इस विधि के द्वारा किया जाता है, इस प्रोसेस को समझा जाता है। ठीक है? निगमन विधि को नियम विधि भी कहते हैं। क्या विधि कहते हैं? इसे नियम विधि भी कहते हैं। निगमन विधि से छात्रों को ज़रूरी सूत्र यानी कि जो आपके सूत्र होंगे मैथ के सूत्र हों या फिर नियम हों और सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट हों, सीखने में मदद मिलती है। जैसे मैथ के सूत्र होते हैं आपके जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जो सूत्र होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे नियम के पहले इसके नियम बताए जाते हैं फिर उसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है? इस पर अप्लाई किया जाता है जैसे भी अप्लाई करें, इसकी वैल्यू देती है वैल्यू दे दी जाती है कुछ, तो उस पर अप्लाई कर दिया जाता है। चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, अब आती है अनुकरण विधि यानी कि सिमुलेशन मेथड। यह भाषा शिक्षण की एक विधि है। किसकी शिक्षण की? भाषा शिक्षण की। इसमें भाषा सीखी जाती है, बच्चा अनुकरण के द्वारा ही भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। जो जो भी सीखता हो, चाहे वो परिवार में हो या फिर माता-पिता, भाई-बहन या अपने दोस्तों से या फिर विद्यालय में जाकर जो भी सीखता है, वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। सबसे पहले भाषा भी वो अनुकरण के द्वारा ही सीखता है बच्चा इसमें। इसके तहत शिक्षक किसी भी शैक्षिक गतिविधि यानी कि जो शैक्षिक गतिविधियाँ हैं, जो मतलब शिक्षक गतिविधि करा रहा है शैक्षिक, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे आपके पोएम से संबंधित हो, चाहे वो आपके वातावरण से संबंधित हो, तो उन सभी गतिविधियों को बच्चे बच्चे से उसे दोहराने के लिए कहते हैं। मतलब दोहराने जब बच्चा दोहराएगा, चाहे वो पहाड़े दोहराए, चाहे वो एबीसीडी दोहराए या एपएनआर दोहराए, तो मतलब कुछ भी जो दोहराते हैं, उसके द्वारा ही वो सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बच्चा अपने शिक्षक का अनुकरण यानी बच्चे को जो नकल कर रहा है, अपने शिक्षक के अनुकरण कर रहा है, करके लिखना लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना सीखता है। यानी कि बच्चा पहले लिखना सीखेगा, फिर पढ़ना, फिर वो नवीन ज्ञान की खुद ब खुद रचना करने लग जाएगा। जब वो सीख जाएगा, वो अनुकरण के द्वारा सीख जाएगा, तो वो खुद ही नवीन ज्ञान की रचना करेगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए समय ये प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक थे। कौन है? किलपैट्रिक थे। इस विधि में बालक द्वारा किसी समस्या को प्रोजेक्ट के द्वारा हल किया जाता है। यानी अब यहाँ पर समस्या किसके द्वारा हल की जा रही है? प्रोजेक्ट के द्वारा हल की जा रही है। कहीं न कहीं एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे जैसे आपको टीचर एक प्रोजेक्ट देंगे तो उस प्रोजेक्ट को बनाकर समस्या का समाधान दिखाएँगे। यह उद्देश्यपूर्ण होती है। कैसी होती है? उद्देश्यपूर्ण यानी हमारे हम इसका उद्देश्य सेट करते हैं, उसके द्वारा उसे पूर्ण करते हैं, तो ये ऐसी होती है। ये इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। यानी कहीं न कहीं उसके मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। उन्हें बताता है बच्चों को कि कैसे क्या कार्य करनी चाहिए और कैसे नहीं, उनकी मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, ठीक है? के रूप में कार्य करता है या काम करता है। इस विधि के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है, यानी कि बच्चे जब उस चीज़ों को करेगा, उस समस्या का समाधान करेगा, प्रोजेक्ट बनाएगा, तो कहीं न कहीं उसका प्रत्यक्ष होगा, सामने देखेगा उन चीज़ों को, उनसे सीखेगा, कुछ करेगा आगे ज़िंदगी में। चलिए आगे देखते हैं। इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यानी कैसे कार्य करता है? स्वतंत्र रूप से, इसमें किसी का मतलब पार्ट नहीं होता, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। या तो शिक्षक उसकी मार्गदर्शन करता है या फिर बच्चा करता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करता है उसमें और अपनी समस्याओं को हल अपने स्वयं के विचारों से करता है। देखिए, अपने स्वयं के विचारों से हल करता है। कहीं न कहीं थोड़ा-सा हेल्प ले लेता है टीचर की, फिर उसके द्वारा ही वो खुद से वो अपनी समस्या को हल करता है। चलिए आगे समझते हैं। आगे आपकी प्रत्यक्ष विधि आ गई। बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। प्रत्यक्ष विधि को प्राकृतिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में? प्राकृतिक विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें व्याकरण, अनुवाद, विधि की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित होती है। यानी कि व्याकरण और अनुवाद के रूप में इसके यूज़ होता है। जैसे कि आप कोई भाषा सीखेंगे, तो यदि आप हिंदी की आपकी मातृभाषा है, यदि आपको कोई और भाषा सीखनी हो, चाहे इंग्लिश सीखनी हो, चाहे स्पेनिश सीखनी हो, तो कहीं न कहीं आप उसमें डायरेक्ट जाके उसके साथ 2-3 महीने रहेंगे तो आपको भाषा का ज्ञान हो जाएगा। जैसे कोई फ़ॉरेन जाता है तो उसे कहीं न कहीं उनकी भाषा का ज्ञान हो जाता है। चाहे वो दुबई जाए, चाहे वो सऊदी अरब जाए। तो वहाँ पे जब वो रहता है 2-3 साल तो उन्हें उनकी भाषा का ज्ञान हो जाता है, वो बोलने लगते हैं उस प्रकार की भाषा। तो इसे डायरेक्ट इसी ही कहते हैं डायरेक्ट मेथड। आगे हम देखते हैं और सीखने वाले को सबसे स्वाभाविक तरीके से लक्ष्य भाषा के क्षेत्र में ले जाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी भाषा पर पूर्ण नियंत्रण। यानी कि जो विदेश में जो सीखी जाती है, जब आप रहते हो 2, 3, 4 साल या फिर 2-3 महीने भी रहते हैं, तो आप उसकी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं।
भले वे आपकी मा म ज्ञा आपकी भाषा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएँगे, पर आप उनकी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। देखिए, बात करते हैं विश्लेषण विधि की, एनालिसिस मेथड। इसमें क्या होता है, किसी जटिल समस्याओं को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटकर उसे समझना। यानी कि अब जो समस्या क्या आएगी, कोई समस्या है, कोई जटिल समस्या है, तो उसे छोटे-छोटे हिस्सों में बाँट देना, ये क्या-क्या कहलाएगा? विश्लेषण विधि कहलाएगा। जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे पास होता है, तो आप उसे जो पता होगा कि आपको क्या-क्या करना है। जैसे कि मैथ को अलग डिवाइडेड करना या फिर ईवीएस को अलग डिवाइडेड करना, उसके जो थ्योरी है उसको करना, फिर उसके प्रैक्टिस सेट लगाना। तो मतलब छोटे-छोटे भागों में उसे बाँट देना और दिन-प्रतिदिन उसका कार्य करना। इस विधि में किसी समस्या को हल करने के लिए उसे अलग-अलग हिस्सों में बाँटा जाता है। किसी हिस्सों में अलग-अलग हिस्सों में बाँटा जाता है और फिर उनका प्रशिक्षण किया था। उनका फिर प्रशिक्षण किया था कि सही है, नहीं है। अज्ञात समस्या को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटा जाता है, यानी कि जो अज्ञात समस्याएँ होंगी, उन्हें छोटे जो दिखाई नहीं देते, तो उन्हें छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटा जाएगा और फिर देखा जाता है कि इन हिस्सों में कैसे जोड़कर समस्या का समाधान निकाला जा सके। यानी हम समस्याओं का जो समाधान है, वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। विश्लेषण विधि में चिंतन और खोज को प्रोत्साहित किया था। किसको प्रोत्साहित किया था? चिंतन और खोज, यानी कि बच्चा चिंतन करता है, फिर उसके द्वारा उसकी खोज होती है। खोज करता है, कहीं न कहीं उसको समस्या का समाधान निकालता है और उनमें जो विश्लेषण जो करता है बच्चा, वो छोटे-छोटे पार्टों में बाँटता है। उनका निवारण करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब संश्लेषण विधि, ये विश्लेषण विधि का ही विपरीत है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि किसी समस्या को हल करने के लिए उससे जुड़ी पहले से मौजूदा जानकारी के को एक साथ जोड़कर समाधान निकालना। यानी कि क्या निकालना? समाधान निकालना एक साथ जोड़कर। यानी कि अब जैसे कि आपने टुकड़ों में बाँट दिया विश्लेषण विधि को, इस तरह से टुकड़ों में बाँट दिया, तो इनका ही समाधान निकालना, इन्हें टुकड़ों में ही जोड़-जोड़ कर इनसे व्यवस्थित करना है, दोबारा इन्हें जोड़कर इनका समस्या का समाधान निकाल लेना। संश्लेषण विश्लेषण की विपरीत प्रक्रिया, किसकी विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है? संश्लेषण विश्लेषण की। विश्लेषण में किसी संपूर्ण चीज़ को अलग-अलग घटकों में तोड़ा जाता है। यानी किसमें तोड़ा जाता है? अलग-अलग घटकों में तोड़ा जाता है। विश्लेषण में, और जबकि संश्लेषण में अलग-अलग घटकों में जोड़ा जाता है। कहीं न कहीं इसमें व्यवस्थित किया जाता है, जिन घटकों को हम तोड़ते हैं, उन्हें समस्याओं को जो तोड़ते हैं, हम उनको मतलब विश्लेषण में हम तोड़ते हैं और संश्लेषण में हम उन्हें जोड़ते हैं, उन समस्याओं को। एक सुसंगत चीज़ बनाई जाती है, एक सुसंगत चीज़ बनाई जाती है। चलिए, आगे देखते हैं। देखिए, बात करते हैं व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड की। यह शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को समझने में के लिए जो तथ्य होंगे आपके सामने, फैक्ट होंगे, जो सिद्धांत होंगे, जो संबंधों को समझने की प्रयास करता है, नहीं उन्हें जो समझने का प्रयास करता है कि इसके क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट हैं, क्या सिद्धांत हैं, इनसे रिलेटेड, ठीक है? आगे बात करें, शिक्षक एक सक्रिय भागीदार होता है। कैसा होता है? शिक्षक जो है सक्रिय भागीदार होता है इसमें, और जो छात्र होता है वो निष्क्रिय श्रोता होता है, यानी वो निष्क्रिय रहता है यहाँ पे। वर्ग तथ्यों को याद करता है, यानी कि जो वर्ग होंगे, जो तथ्य होंगे, वो उन्हें याद करता है और लिखता भी है, और याद कर रखने के बाद उन्हें सोचने के लिए विचारों को नोट भी करता है। यानी सोच, ये विधि कहाँ पर यूज़ होती है? ये आपके जो अपर क्लास होती है उनमें यूज़ होती है, अपर प्राइमरी उनमें यूज़ होती है। इसमें जो शिक्षक होता है, वो कहीं न कहीं एक लेक्चर देता है, व्याख्यान करता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, चाहे किसी तथ्य से रिलेटेड। तो वहाँ पर वो व्याख्यान देता है, यानी कि व्याख्या करता है उनसे संबंधित जो भी व्याख्या होती है। तो शिक्षक जो है व्याख्या करता है और जो छात्र होता है वो उन्हें सुनता है, उन्हें नोट भी करता है और उन्हें लिखता भी है, कहीं न कहीं। तो उन्हें नोट भी करता है और उन्हें लिखता भी है। ठीक है? इसमें जो शिक्षक की कैसी भूमिका होती है? सक्रिय भूमिका होती है। क्योंकि शिक्षक ही बोलता है, इसमें बच्चे जो है नोट करते हैं या फिर उन्हें याद करते हैं या लर्न करते हैं। ठीक है? और जो छात्र जो होता है वो निष्क्रिय होता है, यानी निष्क्रिय होता है, वो सुनता ही है बस खाली और लिखता है। बात करें यदि वर्ग और तथ्यों को याद करता है, यानी कि जो वर्ग उसके वर्ग हैं बच्चों के लिए, तो वो उन्हें वर्गों को याद करता है और लिखता है। याद करने, बाद में उन्हें सोचना, यानी कि जब उसने नोट डाउन कर लिया है, याद उसने सुन लिया है, तो वो घर पर जाकर उन तथ्यों को सोचेगा, समझेगा, उन पर विचार करेगा किस प्रकार से सही है, ठीक है? तो हमारे जीवन में किस प्रकार से ये सही रह सकते हैं, और विचारों को नोट करता है, ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं प्राकृतिक विधि की, नेचुरल मेथड की। जब एक अध्यापक भाषा का अभ्यास करने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन अध्ययन, यानी कि जो लक्ष्य भाषा है हमारी, लक्ष्य भाषा जो होएगी हमारी, एक मातृभाषा, एक लक्ष्य भाषा हो जाएगी। तो उसमें गहन मौखिक बातचीत करता है, कहीं न कहीं उसमें गहन करता है, अंदर तक उस भाषा का प्रयोग करता है, उसके अलग-अलग शब्द देखता है, ठीक है? का प्रयोग कर
रहा है, इस विधि को क्या कहेंगे? प्राकृतिक विधि। क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम प्राकृतिक विधि कहेंगे। चलिए, देखिए आज की जो क्लास आपकी यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो बताएँ कैसा लगा सेशन? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको टाइमिंग दिखा देते हैं एक बार और बैच की, ठीक है? आपको अमित सर पढ़ा रहे हैं ईवीएस जो आपको 9 बजे पढ़ा रहे हैं। मैथ्स जो आपको वासु सर पढ़ा रहे हैं 10 बजे और हिंदी जो आपको उदय सर द्वारा पढ़ाई जा रही है 11 बजे और सीडीपी आपको मेरे द्वारा पढ़ाई अच्छा क्लास जो चल रही है पेपर 1, पेपर 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए चल रही है, ठीक है? आगे देखते हैं। ईवीएस की क्लास जो आपकी पेपर 1 के लिए क्योंकि ईवीएस जो आती है आपको पेपर 1 में ही आती है। क्लास कैसी लगी बताएँगे, फीडबैक देंगे, अच्छी लगी, नहीं लगी?